डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जहाँ कह सकते हैं व्हाट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि सल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड करे। सल्यूट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड ना करे, सल्यूट के पार्टिकल्स आपने कितने ऐड किए हुए हैं सोल्यूशन में, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आपने करनी है। पहली कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों ही प्रॉपर्टी आपने करनी है। तो वन बाय वन करते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये आपने जो रॉल्स लॉ किया था फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट, बिल्कुल वैसा ही है, सेम ही है। जहाँ तक आपने प्रूव किया था पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। जो रॉल्स लॉ आपने हमें प्रूव किया था वहाँ तक सेम रहेगा। वहाँ से आगे हम बात करेंगे कि ये कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, वो बात करेंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने करनी है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं कई बार इनकी इंपॉर्टेंस पूछते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस क्या है? सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं जो हमारा नॉन वोलेटाइल सल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो अगर आपके पास कोई सबस्टांस है जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है, तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके उसका मॉलिक्यूलर वेट, या जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की। तो ये हमने ऑलरेडी किया है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम होता है? ये रॉल्स लॉ में हमने डिस्कस किया था। चलो फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो तो एस्केप करेंगे नहीं, पर होता क्या है, जिस कंटेनर में आपने सॉल्वेंट डाला हुआ है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, पहले वहाँ पे सिर्फ क्या था? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही थे, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा थे। जैसे आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सरफेस के ऊपर दोनों के पार्टिकल्स हैं, अब सॉल्वेंट के भी हैं और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी हैं। तो कुछ स्पेस जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल। पर एस्केपिंग टेंडेंसी किनकी है? सॉल्वेंट की है। वो कम हो जाएंगे। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ऐसे सरफेस के ऊपर पहले जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, उसमें सपोज कर लीजिए 2000 3000 कुछ भी मान लीजिए 3000 मॉलिक्यूल थे सरफेस के ऊपर, तो वही जा रहे थे स्केप होके। बट अब आपने अगर उसमें सल्यूट डाला हुआ है तो मान लीजिए उन 3000 में 1000 मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल सल्यूट के भी हैं, वो जाएंगे नहीं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो वेपोरेट हो रहे हैं, वेपर स्टेट में जा रहे हैं, वो कम होंगे, तो वापस जो आएंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो जो प्रेशर जिनकी वजह से डेवलप हो रहा था सरफेस के ऊपर, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता है? सोल्यूशन का रिड्यूस होता है। कितना रिड्यूस होता है? अगर मान लीजिए आपके पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर जो है प्योर स्टेट में क्या है? पी नॉट ए है। यहाँ पी लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? पी नॉट ए, जैसे हमने पीछे किया था। और पी मान लीजिए टोटल वेपर प्रेशर है किसका? सोल्यूशन का। तो सोल्यूट बिंग नॉन वोलेटाइल मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उसकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा। देयरफॉर जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो किसके बराबर आएगा? वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट के बराबर आएगा। तो पी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू पी ए। तो पी ए क्या है? ये वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्वेंट का। ये प्योर स्टेट में नहीं है, इन सोल्यूशन है। और पी नॉट ए किस में है? प्योर स्टेट में है, जब आपने सोल्यूट ऐड कर नहीं किया हुआ है। But according to Ra's law, vapor pressure of solvent is equal to the product of vapor pressure in pure state and its mole fraction। तो आपको पता है रॉल्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। और किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट।
तो रॉस अगर आप लगाते हो तो पी ए क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किस खराब आएगा, इसी सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन कितनी है। सिमिलरली हमारे पास जो सोल्यूट है उसका पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी आएगा, बट पी बी जीरो है क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, तो इसलिए टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है आपको पता है, पी ए प्लस पी बी, तो पी बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, पी ए के बराबर, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और एक्स ए की जगह आप क्या लगा सकते हैं, वन माइनस एक्स बी। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, वन। अगर आपके पास कोई बाइनरी सोल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स है सबका मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड करें तो क्या आता है, यूनिटी आता है। तो एक्स ए की जगह आप क्या लगा सकते हैं, वन माइनस एक्स बी। तो वहां से आप करते जाओगे तो लास्ट में जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था यहाँ पे पहुंचे थे, हमने ऑलरेडी किया हुआ पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये डिवीजन दोनों का है, इसका भी यहाँ ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से लिखेंगे तो गलत होगा कि पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए है, इसका नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेनी है, या आप इसको ऐसे कर लीजिए। तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी आएगा। पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था प्रेशर, सॉल्यूशन का कम था, दोनों का डिफरेंस लिया, ये आ गया कितना, वेपर प्रेशर लो हो गया, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इसको इस टर्म को क्या बोलते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर है, एक्स बी के बराबर है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, relative lowering vapor pressure as a colligative property. The relative lowering vapor pressure depends only on the mole fraction of the solute. जैसे इस एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहाँ से इस इक्वेशन से प्रूव होता है, इस इक्वेशन को आप नंबर दे सकते हैं, कोई फर्स्ट सेकंड जो भी रखना है, तो या ए बी सी कुछ भी आपका आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से साफ क्लियर होता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। मोल फ्रैक्शन जाने की नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ही बताएगा वो, तो इसलिए ये इस इक्वेशन से प्रूव होता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, इसलिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसका करना आपने एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या है, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप क्या यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको पता है यहाँ पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब एक्स बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन है जी, इसको आप लिख सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन वी। तो एक्स बी की जगह आपने क्या लिख लेना है, एक्स बी इज इक्वल टू, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे एरर्स हैं। एक्स बी की जगह आपने क्या लिखना है, एन बी, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। एक्स बी जहां लिखेंगे आप, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, इसको करेक्शन कर लेनी है आपने, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो वेयर एन ए क्या है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब एन ए आपको पता होता है, एन ए क्या चीज है, ये है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं जी आपको ऑलरेडी बताया हुआ मैंने। इसी तरह से आप एन बी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, दोनों का आप यूज कर सकते हैं। तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी था, एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन बी की जगह डब्ल्यू आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए की जगह आ जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एम बी अपॉन प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब जितना भी जो लॉ है हमारा, रॉल्स लॉ जो है, आइडियल सोल्यूशन अगर आप लेते हैं तो कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। अगर बहुत ही सोल्यूशन डाइल्यूट है उस केस में आप नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम निग्लिजिबल ले सकते हैं। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी जो है एज कम्पेयर टू डब्ल्यू अपॉन एम में बहुत ही कम है, इसलिए इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, ये आपका
इसको छोड़ दीजिए, इक्वल टू यही आ जाएगा W/m में। तो आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो वो Mb है, Mb को आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या बनेगा Mb इज इक्वल टू, यहाँ से Mb इज इक्वल टू क्या आएगा, P नॉट A ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये तो आप जानते हैं सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहां से आप इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर मास आपको सॉल्वेंट दिया होगा उसका पता होगा, जैसे वाटर है तो आपको पता है उसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। W आपने कितना सॉल्वेंट लिया है, P नॉट या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कितना था प्योर स्टेट में, फिर सोल्यूशन में कितना है, दोनों का डिफरेंस आप ले सकते हैं। तो ये आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि आप सॉल्यूट डाल रहे हैं तो आप कितनी ग्राम्स का ले रहे हैं आपको पता होगा, सॉल्वेंट कौन सा है ये भी आपको पता होगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता होगा, सॉल्वेंट कितना लिए है उसका मास कितना W है ये भी पता होगा। तो इन सब की वैल्यू आप ये एक्सपेरिमेंट निकाल लगा के आप करेंगे, प्रेशर मेजर करके किसका, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन का। तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो किसके लिए यूज कर सकते हैं आप, फॉर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नेक्स्ट है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक आपको पहले ही बताया था मैंने वेपर प्रेशर में, बॉइलिंग पॉइंट होता है एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी लिक्विड का या सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is less than that of the pure solvent। क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा कि वेपर प्रेशर जो है, जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का कम हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसकी कोई कंट्रीब्यूशन होती नहीं है। अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। Therefore the solution has to be heated to a higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। Thus the boiling point of solution is always higher than that of the pure solvent। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सोल्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है, आपको पहले भी बताया था मैंने, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेपर प्रेशर जो है वो कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर वेपर प्रेशर हाई होता है किसी सब लिक्विड का, सबस्टांस का, सोल्यूशन का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैंने आपको उस एग्जांपल में भी बताया था। मान लीजिए किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो 500 mm ऑफ मरकरी है, और आपको पता है बॉयल कब करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ मरकरी होता है, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। तो जब उसका वेपर प्रेशर 760 पहुंचेगा तभी वो लिक्विड बॉयल करेगा। तो आपको क्या करना है, हीट करना है उसको। जैसे आप हीट करेंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी कि 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर होगा। उस समय वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। अब आपने उसमें डाला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आप पहले पढ़ चुके हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से होता क्या है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पहले उसका 400 mm था, अब सपोज कर दीजिए जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, सपोज कर लीजिए 300 पे पहुंच गया। तो पहले आपको 400 से 760 पहुंचना था, अब आपको कहां से कहां पहुंचना है, 300 से 760 पहुंचना है, यानी आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा हीट करेंगे टेम्परेचर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अरेज करेगा। तो आपको ये याद रखना है, जब आप कोई सोल्यूशन लेते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सॉल्वेंट से क्या होता है, हाई होता है। कितना हाई होता है, दोनों का डिफरेंस लेंगे हम। मान लीजिए हमारे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था 150, और प्योर सॉल्वेंट यानी मान लीजिए वाटर था हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो आप जानते ही 100 है। तो कितना हाई हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, 50। कैसे निकाला आपने, 150 माइनस 100। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, कितना बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, रेज हुआ है, एलिवेट कितना हुआ है, वही मीनिंग होता है एलिवेशन का, कितना बढ़ गया है। तो कैसे निकाला आपने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट।
द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कई बार जो एग्जाम में डेफिनेशन पूछते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के, तो यही डेफिनेशन लिखनी है, आपने बताना है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स का, किस किस का, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का और प्योर सॉल्वेंट का। तो ग्राफिकली आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास वेपर प्रेशर का एक्सिस है, ये हमारे पास टेम्परेचर का है। तो यहाँ पे हमने कर्व लिखा हुआ, वेपर प्रेशर कर्व जो है, ये ए बी जो है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है और ये किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए है। अब सॉल्वेंट का किसी टेम्परेचर के ऊपर मान लीजिए, ये टेम्परेचर इस समय इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए ये इसका क्या है, यहाँ इस टेम्परेचर के ऊपर इतना वेपर प्रेशर है। अब जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जहां पहुंच गया। और ये क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। जब जहां पहुंचता है कोई लिक्विड या सोल्यूशन, तो जब उसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय वो क्या करना शुरू कर देता है, बॉयल। तो यहाँ पे आप टेम्परेचर फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करके, तो टी बी नॉट जो आ गया ये सॉल्वेंट का था, ये आ गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी टेम्परेचर के ऊपर जब आपने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिया, उसी टेम्परेचर के ऊपर आप सोल्यूशन का देखेंगे, क्योंकि सोल्यूशन में आपने क्या ऐड किया हुआ है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो लो होगा किससे, सॉल्वेंट से। तो मान लीजिए वो यहाँ पे है नीचे, यहाँ पे। आप फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, सोल्यूशन का। तो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इतना गैप आ रहा है, ये आपका आ गया सोल्यूशन का और ये आ गया आपका सॉल्वेंट का, दिस माइनस दिस, इतना आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, बड़ा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्राफ भी आपने क्या करना है, ड्रा करना है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसको ड्रा करना है। चलिए अब बात करते हैं हम कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। कर्व के बारे में हम एक्सप्लेन कर दिया पहले कि ए बी कर्व किसके लिए है। कर्व ए बी गिव्स द वेपर प्रेशर फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड द कर्व सी डी गिव्स द वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसको आप देख सकते हैं इसमें, अगर नोट करना चाहें। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो है कितना है, 1.013 बार होता है एट 373, यानी 1 एटमॉस्फेयर। इसी को हम 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। 373 केल्विन के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। देयरफॉर वाटर बॉयल्स एट 373 केल्विन। जब हम 373 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, उस समय वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर इसलिए वाटर क्या करता है, बॉयल करता है। Therefore, water boils at 373 because its vapor pressure at this temperature becomes equal to 1 atmospheric pressure, which is 1.013 bar. The vapor pressure of an aqueous solution of sucrose, अगर हम सुक्रोज जो आप चीनी खाते हैं वो लेते हैं, इज लेस देन 1 पॉइंट, क्योंकि जैसे आप सुक्रोज डालेंगे, सुक्रोज नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए जो अब सोल्यूशन है वो 373 केल्विन के ऊपर बॉयल नहीं करेगा। अब कब बॉयल करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पहुंचेगा। तो उसको ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। वही ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मैथमेटिकली एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो डिफरेंस आपको ऑलरेडी बता दिया। और लिखते कैसे हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। और ये किसके बराबर आएगा, वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के। मोलर सॉल्यूशन जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी उतना जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। वेयर M क्या है, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट इन। ये आपको ऑलरेडी पता है, डेफिनेशन करवाई हुई है मोलैलिटी की। इसको आप अदर वे में प्रूव कर सकते हैं कि डेल्टा टीवी जो है, ये तो डायरेक्ट बोल रहा है कि जो डेल्टा टीवी है इक्वल टू KBM आ रहा है, और बोल रहा है कि ये यहाँ पे फिर गलती की है इसने, यहाँ पे टीवी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा टीवी। ये भी करेक्शन कर लेनी है आपने। तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी।
ये आप प्रूव कर सकते हैं, इसने डायरेक्ट लिया, आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, एक और वीडियो मैंने बनाया, वहां प्रूव भी किया हुआ है। तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या आएगा, केबीएम। केबी क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या मोलर इलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। तो ये आपने कर लेना है कि केबी को हम क्या बोलते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर जहाँ मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, जहाँ इलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन भी हम निकाल लेंगे। अगर आप एम जहाँ क्या रखते हो, 1 लेते हो, यानी आप सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी रख रहे हो, 1 रख रहे हो, उस समय डेल्टा टीवी किसके बराबर है, केबी के बराबर। तो डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, किसके बराबर आ रहा है, केबी के बराबर। केबी क्या है, केबी अभी आपको बताया, केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या हुआ, ये हुआ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर जब आपने सोल्यूशन क्या लिया है, यूनिट मोलैलिटी का लिया है। तो यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं आप, thus molar boiling point elevation constant Kb is defined as the elevation boiling point for 1 molar solution। कि अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन लेते हो, उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब आप किसी सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 लेते हो, उस समय उसमें कितना बॉइलिंग पॉइंट रेज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। हमने पहले ऊपर एक्सप्रेशन किया है कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मोलर एलिवेशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, वो होती है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो सोल्यूट की आप कितने मोल्स ऐड कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मोलैलिटी की अगर आपको डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट इज मोलैलिटी क्या होती है, और अब हम जहाँ पे कह रहे हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है, और हम जानते हैं मोलैलिटी वही चीज़ होती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता चलते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी पता चलते हैं। तो यहाँ से साफ क्लियर है कि जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर हमने करनी है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको क्या करनी है, वो आप कैसे इसको यूज करते हुए निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज यूजफुल इन डिटरमिन द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जिसको भी बोलते हैं। तो मान लीजिए WB ग्राम ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मान लीजिए WB ग्राम क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का क्या है, वेट है, जिसको डिसॉल्व किया है किसमें, WA ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। MB क्या है, मान लीजिए मोलर मास है किसका, सोल्यूट का। देयरफॉर मोलैलिटी की डेफिनेशन लगा लीजिए। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। यहाँ फिर गलती है, ये 100 लिखा है, ये 1000 है। तो क्या लिखना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना है। तो इसको करेक्शन आपने करनी है, नीचे कर दी है उसने करेक्शन, पर यहाँ पे गलती की है। वेयर मोल्स आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो WB/MB लिख लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M क्या आ जाएगा, M आपका यहाँ पे आएगा WB/MB इंटू 1000। अब डेल्टा टीवी आप जानते हैं, डेल्टा टीवी किसके बराबर होता है, ऑलरेडी कर चुके हैं। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB इंटू M। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू KB इंटू M। आप M की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो डेल्टा टीवी क्या आएगा, KB इंटू M की जगह WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इंटू 1000। वो कर लेना आपने, सिंपल मैथ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, MB।
तो एम बी को इधर ले आइए, डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा, तो एम बी क्या आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू आपने क्या करना है 1000। तो ये जो आपका डब्ल्यू ए है वो क्या आएगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। ये थोड़ा सा ध्यान रखें फार्मूले का, पहले आप ऊपर लिख लीजिए डब्ल्यू बी सॉरी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इस फार्मूले में आपको क्या क्या है, आपको क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, आपने कितना लिया होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम कितना भी डाला होगा आपने सॉल्यूट, वो आप कैलकुलेट करके डालेंगे। डेल्टा टी बी आप एक्सपेरिमेंट ही निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपने सॉल्यूट जब डाला फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे सॉल्यूशन का माइनस प्योर सॉल्वेंट का, तो आपका डेल्टा टी बी निकल जाएगा। आपने सॉल्वेंट कितने ग्राम लिया वो भी आप मेजर कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो यहाँ पे के बी जनरली एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू दी होती है, ये फिक्स्ड है क्योंकि हम जब निकाल सकते हैं यूनिट मोलारिटी लेके सोल्यूशन की, उस समय कितना बॉइलिंग पॉइंट रेज होता है। आप क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट लेंगे, तो आप पहले 1 मोल जो है सॉल्यूट का 1000 ग्राम आप सॉल्वेंट में डालेंगे, उस समय देखेंगे कितना बॉइलिंग पॉइंट रेज करता है, तो वहां से आपको केबी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सेम वैसा ही है जैसा आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, वैसा ही है। तो सबसे पहले आपको समझना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी सबस्टांस का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सेम होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यानी हम ऐसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में होती है किसी सबस्टांस की। जहां आप कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट क्या होता है, सेम होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, जैसे वाटर ही हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसकी बात करें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है सेंटीग्रेड। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपने उसमें क्या देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी का लिक्विड स्टेट में और पानी का सॉलिड स्टेट यानी आइस, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम है। जहां हम कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर जिसमें वाटर लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में किसमें है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पानी में आपने नमक डाल दिया मान लीजिए, तो सोल्यूशन बन गया, वो लिक्विड स्टेट में है, तो वेपर प्रेशर उसका क्या हो गया, कम हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर उसका वेपर प्रेशर क्या करना है, कम करना है, कम करना है। कैसे कम करेंगे, कम करते जाइए, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, और एक स्टेट ऐसी आएगी जब जो आपका सोल्यूशन है वो फ्रीज करना शुरू कर जाएगा, यानी वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। पहले वो पानी में लिक्विड स्टेट में ही है, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो आपने उस टेम्परेचर पे पहुंचना है जिसमें सोल्यूशन आपका लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में किस में है, इक्विलिब्रियम में है। वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसको कर्व से समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर, ये आ गया वेपर प्रेशर, ये कौन सा एक्सिस है, टेम्परेचर केल्विन में दिया है। तो किसी भी टेम्परेचर पे आप पता कर लीजिए, इस टेम्परेचर में मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर ये है, आप टेम्परेचर लो कीजिए, लो करते हैं वेपर प्रेशर कम होता है, कम होता है, कम होता है, जब जहां पहुंचा तो ये लिक्विड स्टेट से किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में। अब इस तरफ क्या है, सॉलिड है, इस तरफ क्या है, लिक्विड। इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और जो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वो क्या है, सेम है। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहां से कैसे पता करेंगे आप टेम्परेचर, परपेंडिकुलर ड्रा करके नीचे। तो मान लीजिए T
0 F टी नॉट एफ जो है फ्रीजिंग, एफ आ गया फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, नॉट आ गया प्योर स्टेट के लिए। ये प्योर सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। अब जब आपने इसी सॉल्वेंट में क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो इसी टेम्परेचर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो मान लीजिए कम हो गया, ये जहां मर्जी लिखिए आप, ये आपके ऊपर है, तो कम हो गया। अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर लो करेंगे, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जहां पहुंचेगा, अब इस स्टेट के ऊपर सॉल्वेंट जो है वो क्या था, सॉलिड स्टेट में था, तो आपका सोल्यूशन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। अब इस टेम्परेचर के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने टेम्परेचर फाइंड करना है। वो टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सोल्यूशन का, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया, ये हाई है, ये क्या लो है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम होगा, दिस माइनस दिस, ये आएगा आपके पास, इसमें से ये आप निकाल दीजिए, ये आपके पास इतना कम हो गया, ये वाला गैप जो ये कम हो गया, इतना टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, पहले इतना था अब इतना है। तो दिस फ्रीजिंग पॉइंट माइनस दिस, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ से। जैसे डेल्टा टी बी जो था वो एलिवेशन पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब कम हो जाना, एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि डिफ्रेक्शन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ किस बराबर आएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। वहां पे क्या था, उल्टा था, वहां पे सॉल्यूशन का था पहले, फिर माइनस किसका था, सॉल्वेंट का। यहाँ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो मैंने समझाया वही यहाँ स्टोरी लिखी है। कर्व के द ऑरेंज कर्व गिव्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो समझा दिया मैंने आपको। यहाँ ऊपर ग्राफ में आप देख लीजिए, ऑरेंज कर्व कौन सी है, ये वाला बोला है ऑरेंज कर्व। ये ऑरेंज कर्व किसकी, सॉल्वेंट की है। ब्लू कर्व किसके लिए है, सॉल्यूशन की है। ब्लैक कर्व जो है वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट के लिए है, सॉलिड स्टेट में है, फ्रोजन सॉल्वेंट कह सकते हैं इसको। तो चलिए सीधा बात करते हैं हम। डेल्टा टी एफ क्या आएगा, डी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे डेल्टा टी बी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, मोलालिटी के ऊपर, वैसे ही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डेल्टा टी एफ बेसिकली, डेल्टा टी एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में। डेल्टा टी एफ बेसिकली डिपेंड कर रहा है, ये गैप कितना है वेपर प्रेशर का। जितना ये गैप ज्यादा होगा उतना ये गैप भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, वेपर प्रेशर का कितना डिफरेंस है किसके बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। तो जितना ये गैप ज्यादा होगा उतना ही ये गैप भी ज्यादा आएगा। तो डेल्टा टी एफ जो है दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा पी। अब आप डेल्टा पी यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑलरेडी जानते हैं किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो एक्स बी के बराबर होता है। तो वहीं से आप एक्स बी किस बराबर होता है, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो बीइंग ए डाइल्यूट सॉल्यूशन आप एन बी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो वहां से जो फाइनली आप इस इक्वेशन पे पहुंच जा सकते हैं, जो यहाँ पे कह रहा है कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एम। मैं छोटा सा वीडियो अगेन, डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली इक्वल टू एम कैसे है और डेल्टा टी एफ डायरेक्टली इक्वल टू एम कैसे है, जो मैं आपको डाल दूंगा। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, आप जानते हैं क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एम। डेल्टा टी एफ क्या आएगा, इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, जैसे वहां पे के बी लगाया था, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। तो के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जहां इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जहां इसको क्या बोलते हैं, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सेम वैसे ही आप अगर m को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, मोलालिटी 1 रखते हैं, तो डेल्टा टी एफ किसका आएगा, के एफ। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। के एफ क्या है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है जिस सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है, 1 है। Thus, molar freezing point depression constant is defined as the depression and freezing point for 1 molar solution। जब आप solution की मोलालिटी 1 रखते हो, उस समय कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार इनके यूनिट भी पूछते हैं,
तो वो भी आप कर सकते हैं। के एफ क्या आएगा, एम के एफ इस तरह रखो, तो एम को इधर ले जाओ, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर, एम क्या है, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। तो टेम्परेचर यूनिट होता है के, केल्विन, तो ये आएगा केल्विन। नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर जाके आएगा पर मोल आएगा। नीचे क्या है, पर केजी, तो ऊपर केजी हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। सिंपल मैथ लगा के यूनिट आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने इसका बताया है वैसे ही आप जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसका भी निकाल सकते हैं यूनिट। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये यहाँ से क्लियर होता है। डेल्टा टी एफ किसके प्रोपोर्शनल है, मोलारिटी के प्रोपोर्शनल है। मोलारिटी यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। एक्सप्रेशन इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया, ठीक वैसे ही है बिल्कुल। आपने क्या करना है, मोलारिटी की डेफिनेशन लगानी है। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, तो वही लगाना और कुछ नहीं करना है। तो मान लीजिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी एफ है, मोल एम बी क्या है, मोलर मास है किसका, सॉल्वेंट का। तो ये हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है किसके लिए, मोलर मास निकालने के लिए, वही कर रहे हैं। तो मान लीजिए लेट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, डब्ल्यू बी ग्राम आपने लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए लिया, मोलर मास कितना है सॉल्यूट का, एम बी, मोलारिटी एम में भी लिख सकते हैं मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, उसकी जरूरत नहीं बेसिकली। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डेफिनेट लगा लीजिए, एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो एन बी की जगह आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डेल्टा टी एफ किस तरह बैक के एफ इंटू एम है, यहाँ पे आप एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू। अब आपको क्या निकालना है, एम बी इधर ले जाइए, डेल्टा टी एफ को इधर ले आइए। तो जितने भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की, आपको पता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर भी डेल्टा टी भी नीचे आया है, इसके नीचे आ रहा है। तो आगे जाके हम बात करेंगे कि जो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के। यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना मोलर मास कम होता जाएगा, जितनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी उतना मोलर मास बढ़ता जाएगा। जी आगे हमने एक टॉपिक करना है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वहां पे इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये आपको पता है। डेल्टा टी आप निकाल लेंगे, पहले आप निकालेंगे प्योर सॉल्वेंट का, फिर सॉल्यूट डाल के फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो आ जाएगा डेल्टा टी एफ। वेट ऑफ सॉल्वेंट पता हुआ आपको कितना लिया हुआ है, के एफ वैसे ही लेंगे जैसे आपको यूनिट मोलारिटी लेके, तो यहाँ से आप पता कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास कितना है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। जनरली आपको एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आते हैं के एफ और के बी की वैल्यू दी होती है, जैसे वाटर है तो उसका के बी की वैल्यू और के एफ वैल्यू दोनों फिक्स्ड है, वो चेंज होगी नहीं, तो आपको याद भी रखनी है। जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर हम बताएंगे कितनी वैल्यू होती है उनकी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होती है। तो ऑस्मोसिस समझने के लिए आप चलिए पहले डायग्राम पे बात करते हैं। आप डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पे दो डायग्राम है, एक डायग्राम ये है, दूसरी ये है। यहाँ पे हमने बीकर लिया हुआ, बीकर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट, और जहाँ पे क्या डाल रही है, इसके अंदर एक थिसल फनल है। थिसल फनल का जो माउथ है इधर है, इसको उल्टा करके डाला हुआ है। माउथ के ऊपर हमने क्या बांधा हुआ है, सेलोफिन। अब सेलोफिन क्या है, सेलोफिन का रोल क्या है, सेलोफिन बेसिकली यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन है जहाँ जिसको हम पार्टीशन कह सकते हैं, जिसमें से सल्यूट के पार्टिकल्स फ्लो ना करें, मूव ना करें, सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल क्या कर सकें, फ्लो कर सकें। तो ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी पार्टीशन जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर पाएं, फ्लो कर पाएं, पास कर पाएं, और सल्यूट के पार्टिकल उसमें से पास ना कर पाएं, ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दो तरह की होती हैं, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, और दूसरी नेचुरल। तो नेचुरल में आप जैसे एग्जांपल दे सकते हैं जो हमारी सेल वॉल्स होती हैं, पार्चमेंट पेपर, एनिमल ग्लैडर, ये सभी किसका काम करते हैं, सेलोफेन हो गया। ये नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं एसपीएम। और फिर है
आर्टिफिशियल में आप एग्जांपल दे सकते हैं क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की, आगे उसका फार्मूला भी लिखा होगा। तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के अगर फ्रेशली प्रेसिपिटेट आप लेते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, तो वो क्या एक्ट करते हैं एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेसिकली जितने भी ये मेम्ब्रेन्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर का साइज इतना ही होता है जितना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का होता है, थोड़ा सा स्लाइटली उनसे बड़ा हो सकता है। उसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास कर पाते हैं, पर सल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज पोर साइज से बड़ा होता है, इसलिए उन पोर में से पास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वही यहाँ पे हमने लगाई हुई है। और यहाँ पे आप क्या कर देखते हैं, बीकर में वाटर है, थिसल फनल में भी वाटर है, बीच में हमने लगाया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसको अगर आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं आफ्टर फ्यू मिनट्स, 10 मिनट्स 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे जहाँ तक वाटर का लेवल था थिसल फनल में उतना ही रहता है, ना वो रेज करता है ना ही वो डाउन जाता है, ना तो कांस्टेंट रहता है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका जो लेवल है सॉल्वेंट का इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे सेम वैसा ही बीकर है, बीकर के अंदर सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर डाला हुआ है, और थिसल फनल में हमने क्या डाला हुआ है, सोल्यूशन डाला हुआ है। सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में क्या लगाई है हमने, इसके माउथ के ऊपर क्या लगाई है, सेलोफेन। अगेन वो क्या काम करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, लेवल है, ये पहले वाला लेवल है जब हमने डाला, फिर ये दूसरा लेवल है आफ्टर 10-20 मिनट्स जब हमने ऑब्जर्वेशन की। तो क्या देखा कि जो लेवल है किसमें, थिसल फनल में वो रेज कर जाता है, राइज कर जाता है। अब ऐसा क्या हुआ, इसका जो लेवल है वो रेज किया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे भी मार्क लगा लें बीकर के अंदर जो है सॉल्वेंट का, तो वहां पे जो लेवल है वो डाउन फॉल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और थिसल फनल के अंदर जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या, बेसिकली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है बीकर में से किसके अंदर चले गए हैं, थिसल फनल के अंदर, जिसमें क्या डाला हुआ था, सोल्यूशन डाला हुआ था। इस वजह से यहाँ लेवल बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कब हो रहा है, जब सॉल्वेंट और सोल्यूशन आपस में सेपरेटेड है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं या पास कर जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किसमें, सोल्यूशन में, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जरूरी नहीं है सॉल्वेंट ही लेना, यहाँ पे भी आप सोल्यूशन ले सकते हैं, इसके अंदर भी सोल्यूशन ले सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, दोनों सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अगर सेम ही कंसंट्रेशन होगी तब यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा, ना यहाँ से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा। अब यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ से यहाँ जा सकता है या यहाँ से यहाँ जा सकता है, डिपेंड करेगा किसकी कंसंट्रेशन हाई है किसकी लो है। अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है इसकी हाई है तो यहाँ लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से सॉल्वेंट इसमें चला जाएगा। अगर इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है और इसकी हाई है तो सॉल्वेंट फिर यहाँ से जहाँ जाएगा फिर यहाँ लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ, जब दोनों को सेपरेट किया होगा हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ। तो इस फिनोमेना ही को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। आई होप आपको ऑस्मोसिस क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन लिखी हुई है, द फिनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, जहां फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। डिफ्यूजन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं समझने वाला, फिर भी मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमिएबल, जैसे अभी बताया आपको, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसमें दोनों करते हैं, सॉल्यूट के भी कर सकते हैं सॉल्वेंट के भी कर सकते हैं। ऑस्मोसिस में जो है वो लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है सॉल्वेंट का, यहाँ उल्टा होता है, हायर टू लोअर की तरफ होता है। ऑस्मोसिस जो होती है वो सिर्फ सोल्यूशन में होती है। डिफ्यूजन आप सोल्यूशन में भी कर सकते हैं, गैसेस में भी हो सकती है, लिक्विड्स में भी हो सकती है। ऑस्मोसिस जो है इसको आप रोक सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, पर जो डिफ्यूजन है उसको आप रोक नहीं सकते, इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, पूछते नहीं है एग्जाम में, पर फिर भी आप एक बार नज़र लगा लेना इसमें। फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मैंने बता दिया आपको, ये एग्जांपल दी हुई है सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की,
द फिल्म ऑफ जिलेटिनस प्रेसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये एक बार मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आया हुआ था जेके बोर्ड के एग्जाम में कि इनमें से कौन सी जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये वहाँ पे राइट आंसर था इसका। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है कि आप क्या कीजिए, 2 अंडे ले लीजिए, टेक 2 एग्स, उसका जो आउटर वाला हार्ड वाला शेल है उसको आप निकाल दीजिए। कैसे? उसको डिजॉल्व करके किसमें, डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl डालते ही ये जो हार्ड वाला होता है वो निकल जाता है। अब एक एग जो है उसको आप किसमें रख दीजिए, डिस्टिल्ड वाटर में, और दूसरे एग को आप किसमें रख दीजिए, सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में। अब आप क्या देखेंगे, जो पहले वाला एग है जिसको आपने वाटर में रखा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्वेल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो एग के अंदर जाना शुरू कर देगा। जो उसकी स्किन है एग की वो काम करती है, वो बेसिकली वॉल है, वो काम करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो वाटर जो है अंदर जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस की वजह से, तो एग जो है वो स्वेल कर देगा, फूल जाएगा। अगर एक्सेस में आप करते हो तो ये वो है फट भी सकता है, वर्स्टिंग भी हो सकती है उसकी। इसी तरह से दूसरा एग जो है जिसको आपने किसमें रखा हुआ है, ब्राइन सोल्यूशन में, वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एग के अंदर जो सोल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और ब्राइन सोल्यूशन कंसंट्रेशन हाई है, तो फिर एग के अंदर से जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो ब्राइन सोल्यूशन में जाना शुरू कर देगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो इसलिए वो उसकी क्या हो जाएगी, श्रिंकिंग हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि जब हम जो है एग को किसमें रखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में, तो क्या होता है, श्रिंकिंग होती है, जहाँ स्वेलिंग होती है, तो इसको भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट, रीजन क्या है वो बता दिया मैंने आपको कि जो उसकी बाल है, एग स्किन ऑफ एग एक्ट्स एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसमें क्या काम होता है, ऑस्मोसिस का फिनोमेना चलता है। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए आप अगेन फिर उसी डायग्राम पे वापस चलिए जो हमने शुरू में ड्रा की है। इस डायग्राम पे आप देखेंगे पहले यहाँ पे लेवल नीचे होगा, फिर धीरे 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 लेवल जो है सॉल्वेंट का बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज आती है फिर ये लेवल कांस्टेंट हो जाता है, फिर ना ऊपर जाता है ना नीचे। तो क्या वजह है, बेसिकली जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, और ड्यू टू ऑस्मोसिस जो है वो सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है। जब यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या कर देंगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, उस समय जो है सॉल्वेंट का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऊपर जो कॉलम में बेसिकली जो फोर्स लग रही है, जो क्या कर रही है, ऑस्मोसिस को रोक रही है। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, जो क्या कर रहा है, अब सॉल्वेंट को इसके अंदर इंटर नहीं करने दे रहा है। इस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जहाँ आप खुद से भी ऊपर से क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं ताकि सॉल्वेंट इसके अंदर फ्लो ना करे। यानी आप ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं एक्सटर्नली प्रेशर सप्लाई करके। जितना प्रेशर आप एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते हैं पाई से। मैथ में भी आपने पढ़ा होगा पाई का लेटर जो होता है, तो पाई बेसिकली डेजिग्नेशन है किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो when an aqueous solution of sugar is placed in inverted Thissell funnel and separated from pure water with the help of semi-permeable membrane, there will be osmosis of water molecules into the solution of sugar. तो वाटर मॉलिक्यूल किस में जाएंगे, शुगर के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। एज ए रिजल्ट द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन द स्टेम ऑफ द फनल will rise and additional hydrostatic pressure will be exerted on the solution। जैसे ऊपर जाएगा वर्टिकली, ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे, वेट उसका नीचे की तरफ लगेगा, तो क्या होगा, एंड एडिशनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन। दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल टेंड टू अपोज, ये जो ऊपर से वेट नीचे की तरफ लग रहा है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ रहा है, ये क्या करेगा, टेंड टू अपोज द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को अंदर आने से रोकेगा। द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन विल कंटिन्यू राइजिंग टिल ए पर्टिकुलर हाइट, जब तक एक पर्टिकुलर हाइट तक वो लेवल पहुंचेगा नहीं, तब तक लगातार जो है सोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा। एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम इज रीच्ड and the hydrostatic pressure of liquid exactly balances the tendency of liquid to pass inward through the semi permeable membrane। तो ये जो ऊपर से वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और नीचे से इनफ्लो आ रहा है, दोनों एक दूसरे को जब बैलेंस करेंगे देयर विल बी नो ऑस्मोसिस, उसके बाद उसमें ऑस्मोसिस रुक जाएगी। द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है ऑन द सॉल्यूशन ड्यू टू द ऑस्मोसिस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू ए
इट इज अ मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वेसल कनेक्टेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस टू, वही डायग्राम के बारे में बता रहा है। इसने इसमें थोड़ा सा गोल मोल किया है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हार्टले एंड बर्कले मेथड है, वो इसने डिस्कस नहीं किया है। तो बर्कले एंड हार्टले मेथड जो है वो अलग से आपको एक छोटा सा वीडियो बना के उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें इसने नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है, मे बी डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सोल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वही जो मैंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितना प्रेशर एक्सेस अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, जो क्या है सफिशिएंट है, क्या रोकने के लिए, ऑस्मोसिस रोकने के लिए, यानी कि सॉल्वेंट का फ्लो रोकने के लिए, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम जनरली किससे लिखते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे अब हम कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो वैन हॉफ साइंटिस्ट का नाम है, उसने कंक्लूड किया था कि डाइल्यूट और आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एंड द डिफरेंट गैस लॉज आर एप्लीकेबल टू अ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो जो गैस के ऊपर लॉ अप्लाई होते हैं, 11th में आपने गैसेस स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा हुआ, वहाँ डिफरेंट लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ आपने पढ़ा था, फिर डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर। तो वैन हॉफ ने कहा कि सभी लॉज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और वैन हॉफ ने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। और जब प्रोपोर्शनलिटी लाते हैं तो क्या लगता है, पाई इज इक्वल टू CRT। आर वही है जो वहां पे आपने पढ़ा था, गैस कांस्टेंट 8.314 किलो जूल पर केल्विन उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो आर जहाँ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, वहां पे आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन। वही इक्वेशन बेसिकली है। C जो होता है कंसंट्रेशन, तो जो होती है मोलर कंसंट्रेशन है। C आ गया नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो NY/V आ जाएगा, V इधर जाएगा, वही पाई V इज इक्वल टू क्या आएगा, NRT। यहाँ हमने गैस का जो प्रेशर होता है P की बजाय यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर यूज कर रहे हैं पाई, और कुछ नहीं है। तो पाई जो है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हेंस हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटा दें तो क्या लगती है, प्रोपोर्शनलिटी। तो पाई क्या आ जाएगा, पाई विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पाई है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल है बहुत, पाई इज इक्वल टू CRT। सी का मैंने आपको पहले बताया कि क्या है, मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे एन भी लिख लीजिए, जहाँ एन लिखा है एन भी लिख सकते हैं, सिंपल एन भी लिख सकते हैं। एन जहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और वी क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो पाई क्या आ जाएगा, NRT अपॉन V आ जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB। तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा WB अपॉन MB RT अपॉन V। तो आपको क्या निकालना है, MB को इधर ले जाइए। तो MB ये पाँव में है, यहाँ सबस्क्रिप्ट है, ये सीधा कर दिया है, जैसे यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे लिखना है। तो MB इज इक्वल टू WB RT अपॉन पाई भी आएगा। यहाँ पे भी देखिए पाई कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। जो मैंने पहले भी कहा कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जब आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, वो हमेशा कहाँ जा रहा है, डिनोमिनेटर में। जहाँ से ये पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल रहे हैं यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पाई आप निकाल लेंगे बर्कले एंड हार्टले मेथड से, जो मैंने बोला आपको, हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसका। V आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होगी, वेट ऑफ सॉल्यूट पता होगा, R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे आप कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, वो आपको पता होगा केल्विन में। तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप क्या लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। कंडीशन फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू, अगर आप चाहते हो कि जो हमारा मोलर मास निकल रहा है वो एक्यूरेट आए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, सोल्यूट जो होता है मस्ट बी नॉन वोलाटाइल। सोल्यूट जो है वो वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। दूसरा है सोल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए।
ये नहीं कि सोल्यूशन आप कंसनट्रेट ले लें, सोल्यूशन आपने क्या लेना है, उसकी कंसनट्रेशन लेस देन 5% होनी चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन उसी को बोलते हैं। तो सोल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है द सोल्यूट शुड नॉट अंडरगो आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन द सोल्यूशन। जब आपने सोल्यूट को डाला है सॉल्वेंट में तो वहां पे उसकी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि उसकी आयोनाइजेशन हो जाए, ब्रेक हो जाए, आपने एक डाला टूट के दो बन जाए, जहाँ उसकी एसोसिएशन हो जाए, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो आपने 4 मॉलिक्यूल डाले वो जुड़ के दो बन जाए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस आपने कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्या कंडीशंस हैं इसके लिए। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें आप एग्जांपल देखते हैं कि प्लांट्स में जब आप वाटरिंग करते हैं तो सॉइल में तो कैसे अंदर जाता है, तो ड्यू टू ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है। तो ये आप जो उसकी रूट्स हैं, रूट्स के ऊपर जो स्किन रहती है वो क्या काम करती है, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। प्लांट्स एनिमल बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, द सेल्स कंटेन ए फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप एंड द balls or cells are made up of living cytoplasmic membrane which acts as a semi permeable membrane। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गया यहाँ पे, तो क्या चलेगा यहाँ पे, ऑस्मोसिस चलेगा। these membranes allow water to pass through but block the passage of enzymes and proteins that have been synthesized in the cell। इससे वाटर मॉलिक्यूल को ही क्या करती हैं, अलो करती हैं, जो एंजाइम बन रही हैं उसमें प्रोटीन वगैरह वो उनको अलो नहीं करती हैं फ्लो करने के लिए। The cell saps have generally higher osmotic pressure and therefore when the cells come in contact with the water there is tendency of water to enter into the cell due to osmosis। तो ये आप osmosis का कंसेप्ट लगाएं तो पता चल जाएगा सिंपल शब्दों में। Therefore the osmosis process helps the plants to absorb soil water and push it up to the stem and other parts of the plants and trees। तो इसको भी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। देन वाटर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। अब इसमें आपको हमेशा दो सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपके पास दो सोल्यूशंस हैं, मान लीजिए आपके पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है एक सोल्यूशन बी है, तो अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी सोल्यूशन से हाई है तो हाई मतलब हाइपर, तो सोल्यूशन ए जो है दैट इज हाइपोटोनिक टू सोल्यूशन बी। तो बी क्या हुआ, बी का कम है तो सोल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम है। तो ये आप दो सोल्यूशन का कंपैरिजन करेंगे, उसमें 3 कंडीशन पॉसिबल है। जहाँ तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उनको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशंस। अगर एक का हाई है दूसरे का लो है, जिसका हाई है वो होगा हाइपरटोनिक, जिसका लो है वो होगा हाइपोटोनिक। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 0.91% अगर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेते हो दैट इज आइसोटोनिक विद ब्लड। तो 0.91% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक विद फ्लूइड्स इनसाइड ह्यूमन रेड ब्लड सेल। जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल के अंदर सोल्यूशन होता है, फ्लूइड्स होते हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो क्या हुआ, ये आइसोटोनिक होगा उनके साथ। इन दिस सोल्यूशन द कॉस्ट प्रोसेस नाइदर स्वेल नॉर श्रिंक, इसलिए ना तो वो श्रिंक होते हैं ना ही स्वेल होते हैं। अगर इस कंसंट्रेशन से आप हाई कर देंगे सलाइन वाटर का जो सोल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फिर जो इनके अंदर फ्लूइड्स है उससे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाई होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, सोडियम क्लोराइड का बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा विद फ्लूइड्स इनसाइड द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। इसी तरह से अगर आप 0.91% से कम कर देते हो परसेंटेज, तो फिर क्या होगा, इस सोल्यूशन से जो सलाइन वाटर का सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो इसी एक एग्जांपल से आप तीनों कवर कर सकते हैं, वही जहां पे लिखा हुआ तीनों का। तो पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ साल्ट और साल्टी फूड, जो लोग ज़्यादा साल्टी या साल्टी फूड खाते हैं तो बेसिकली साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। ऑस्मोसिस से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, जिस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। तो व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल्स एंड दे श्रिंक। तो ये आपने इसको एक बार नज़र लगा लेनी है, ये एग्जांपल भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। द पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ साल्ट और साल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये आप डेली लाइफ में आप ये वाले एग्जांपल यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो
वेजिटेबल सैलड्स होते हैं गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर, कि वो बार बार क्या करते रहते हैं, सब्जियों के ऊपर पानी फेंकते रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो सब्जियां हैं, जैसे कैरेट हो गया या रेडिश हो गया, कोई भी वेजिटेबल आप ले लीजिए, उसमें से पानी जो है, जो उनके अंदर वाटर होता है वो वेपोरेट हो जाता है, तो इसलिए वो श्रिंक कर जाती हैं। पर जैसे आप वाटर के साथ उनके ऊपर क्या करते हो, स्प्रे करते हो, तो ऑस्मोसिस स्टार्ट होती है। ऑस्मोसिस की वजह से वाटर जो है वो उनके अंदर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्वेल करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है सिकुड़ी नहीं है, फ्रेश है वेजिटेबल। तो वहाँ पे हम जरूर ये वाला फिनोमेना यूज करते हैं। इसी तरह से मैंगो पिकल का एग्जांपल दे सकते हैं। रॉ मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन लूजेस वाटर। अगर आप मैंगो को क्या किसमें प्लेस कर देते हैं, साल्ट कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन में, तो ऑस्मोसिस का फिनोमेना चलेगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो आपने देखा होगा अचार में जो आम होता है वो सिकुड़ा हुआ था, श्रिबल इनटू पिकल। इसी तरह से फ्लावर्स आप तोड़ के रखते हो तो वो सिकुड़ जाता है, उसमें आप पानी फेंकते हो, फिर वो फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऑस्मोसिस का फिनोमेना चलता है। तो ये आप इस पे नज़र लगा जी, इसमें से भी क्वेश्चन कई बार निकल आता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस में अगर आप क्या करते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो, उस केस में क्या होता है, रिवर्स शुरू हो जाता है कि पहले सॉल्वेंट से सोल्यूशन में जा रहा था, जहां फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, फिर उल्टा शुरू हो जाता है, हायर से लोअर की तरफ जाना शुरू कर देता है सॉल्वेंट, जहां सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट फ्लो करना शुरू कर देता है। कब? जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो दैट फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। The process of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied on the solution side. As a result, the solvent starts moving from solution towards the pure solvent through the semi-permeable membrane. This process of movement of solvent through a semi-permeable membrane from the solution to the pure solvent by applying excess pressure on solution side is called reverse osmosis. तो जो सी वाटर होता है उसमें साल्ट हम कैसे सेपरेट करते हैं, इसी फिनोमेना को यूज़ करते हुए हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं बीच में, और फिर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, सी वाटर में से सॉल्वेंट जब निकल जाता है, पीछे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज़ करते हैं। तो इसमें रह गया आपका बर्कले एंड हार्टले मेथड रह गया, फिर आपका हेनरीज लॉ रह गया, और सॉलिड सोल्यूशन रह गया है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, जिसके साथ आपका जो चैप्टर है कवर हो जाएगा। फिर इसमें छोटा सा एक टॉपिक और है, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट हाफ फैक्टर, ये उसी में हम कवर करेंगे।